हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएवी क्लास 7 के सोशल साइंस का चैप्टर 2। जियोग्राफी का चैप्टर है चैप्टर 2, द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी अर्थ पर कौन कौन से नेचुरल चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस किस वजह से आते हैं और कैसे ये हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। हम बहुत इजी लैंग्वेज में टॉपिक्स को समझेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए, यूटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने नोट्स बना लेना, चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हो आप वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। चैप्टर 2, द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन्स द सेम। अर्थ की सरफेस कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। इट कंस्टेंटली अंडरगोज चेंजेस। ये अर्थ की जो सरफेस है, यहाँ पर लगातार चेंजेस आते रहते हैं। दीज चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल। ये चेंजेस कभी अचानक यानी कि सडनली भी आ सकते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली भी आ सकते हैं। द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज। जो सडनली चेंजेस आते हैं वो अर्थ के अंदर होने वाली एक्टिविटीज की वजह से आते हैं, जैसे कि वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब। These forces bring radical changes and are easily visible. ये forces बहुत बड़े changes लाते हैं और उन्हें आसानी से हम देख भी सकते हैं। On the other hand, some changes are very slow and takes place gradually over a very long period of time. दूसरी तरफ कुछ चेंजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं, इतना टाइम लेते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस सच एज कैरिंग ऑफ soil by rainwater, changes in the course of a river, winds carrying soil particle with them, etc. ये स्लो चेंजेस नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं, जैसे कि रेन वाटर मिट्टी को बहा ले जाती है, रिवर्स अपना रास्ता बदल देती हैं और हवा में मिट्टी के पार्टिकल्स उड़कर चले जाते हैं या हवा मिट्टी के पार्टिकल्स उड़ा कर ले जाती हैं। ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस को बदलने में ह्यूमंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द एग्जाम्पल्स आर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवे लाइंस, लार्ज स्केल माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम्स एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल क्या क्या हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फॉरेस्ट को काटना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, माइनिंग करना और डैम्स को बनाना। In this chapter, we will study about the processes that are involved in bringing gradual changes upon the earth surface. अब इस चैप्टर में हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो अर्थ की सरफेस पर धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं। अब आता है टॉपिक्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस होता है बाहर की तरफ से कौन से प्रोसेसेस होते हैं। एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट इज नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस। जो भी प्रोसेस अर्थ की सरफेस पर काम कर रहा है, बाहर से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ऊपरी चेंजेस, उसे एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। द एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर द लेवल ऑफ लैंड बाय वियरिंग अवे रॉक पार्टिकल्स। एक्सटर्नल प्रोसेस रॉक्स को घिसकर या तोड़कर लैंड की हाइट को कम कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो रेज द लेवल ऑफ लैंड वेयर सॉइल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड। और जहाँ अगर ये इकट्ठे हो गए, मिट्टी या रॉक्स इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, तो वहाँ लैंड की हाइट भी बढ़ जाती है। एक्सटर्नल प्रोसेसेस इंक्लूड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। एक्सटर्नल प्रोसेसेस में वेदरिंग और ग्रेडेशन के वजह से जो चेंजेस आते हैं वो इसमें ऐड ऑन होते हैं। अब ये सब हम आगे पढ़ेंगे, वेदरिंग क्या होता है, ग्रेडेशन क्या होता है। डू यू नो का पार्ट देख लो। जियोमोग्राफी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। जियोमोग्राफी एक साइंस है जिसमें अर्थ के लैंडफॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एक्सेट्रा, इन सबको स्टडी करते हैं। अब आ गया टॉपिक वेदरिंग का। द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। इट इंक्लूड्स इरोजन एंड डिपोजिशन। इस प्रोसेस में मिट्टी का हटना और डिपोजिशन मतलब मिट्टी का जमा होना दोनों शामिल है। इरोजन मिट्टी का खत्म होना यानी कि खराब होना। They disintegrate as they are exposed to all types of weather changes. Rocks weather changes के कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे टूटने लगती हैं।
The effect of weathering can also be seen on stone monuments and buildings where pieces of stones get flagged off and iron railings get rusted. वेदरिंग का इफेक्ट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स पर भी दिखता है जहाँ पर स्टोन्स के टुकड़े निकलने लगते हैं और आयरन रेलिंग्स पर जंग लग जाती है। अब आ जाता है नेक्स्ट पेज पे। डू यू नो ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड। इट अकर्स इन टू वेज, ए ग्रेडेशन एंड डी ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड को लेवल या शेप देना। ये दो तरीकों से होता है, ए ग्रेडेशन से और डी ग्रेडेशन से। ए ग्रेडेशन मीन्स एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। ए ग्रेडेशन में क्या होता है, मिट्टी या सेडिमेंट्स जमा होते हैं जिससे लैंड की हाइट बढ़ जाती है। और डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग एंड वियरिंग अवे ऑफ सेडिमेंट्स एंड लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन में लैंड घिसने लगती है और उसकी हाइट कम हो जाती है। फिर आता है अगला टॉपिक, इरोजन। इरोजन समझेंगे क्या होता है। इरोजन और डीन्यूडेशन refers to gradual wearing and carrying away of all those loose particles of disintegrated rocks. इरोजन या डीनेडेशन का मतलब है टूटे हुए रॉक्स के पार्टिकल्स का धीरे धीरे घिसना और बह जाना, विच लाई एक्सपोज्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय द वेदरिंग एंड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ये पार्टिकल्स अर्थ की सरफेस पर वेदरिंग और ग्रेडेशन के एजेंट्स की वजह से एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर है, विंड है, मूविंग आइस एंड सी वेव्स है, इनकी वजह से हो जाते हैं। अगला टॉपिक फिर डिपोजिशन। डिपोजिशन रेफर्स टू द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स विच हैव बीन कैरिड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स। डिपोजिशन का मतलब है दूर से आई हुई मिट्टी या पार्टिकल्स का किसी जगह पर जमा हो जाना बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ये सेडिमेंट्स रिवर, विंड और ग्लेशियर जैसे एजेंट्स लेकर आते हैं। तो कौन से हैं इनके एजेंट्स? रिवर, विंड एंड ग्लेशियर्स। The continuous process of deposition results in the formation of soil at other places. जब डिपोजिशन लगातार होता रहता है तो नए प्लेस पर नई मिट्टी बनने लगती है। The rate at which erosion takes place depends upon temperature, vegetation cover, rainfall, slope of the land, type of soil and changes in the land use. erosion कितनी स्पीड से होगा ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्लांट्स की क्वालिटी, रेनफॉल कैसी है, लैंड का स्लोप कैसा है, सॉइल किस टाइप की है, ये सब इरोजन को इफेक्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम एजेंट्स के बारे में। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या क्या है। रनिंग वाटर पहला टॉपिक। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अ रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज़ अ लाइफ साइकिल। ये रनिंग वाटर जो है ग्रेडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिवर भी एक लाइफ साइकिल होती है जो बिल्कुल लिविंग थिंग्स की तरह होती है, ठीक है। इट टेक्स बर्थ इन अ माउंटेन और अ हिल, बिकम्स लार्जर वेयर इट इज मेट बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। नदी का जन्म माउंटेन या हिल्स से होता है। जब छोटी छोटी नदियाँ, यानी कि जो छोटी छोटी नदियों का पार्ट होता है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, इसमें सब एक साथ मिल जाते हैं तो रिवर और बड़ी हो जाती है। फ्लोज ओवर प्लेन्स एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेस द सी। और ये प्लेन्स वाली जगहों पर बहती है, जैसे कि जहाँ पर प्लेन्स हैं, घास फूस है वहाँ पर, और आखिर में जाके समुद्र में मिल जाती है। इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज यंग। शुरुआती स्टेज में यंग होती है, इसको यंग कहते हैं। इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स वेयर इट्स रेट ऑफ इरोजन इज मैक्सिमम। यंग स्टेज में रिवर जो माउंटेन्स से तेज स्पीड में बहकर आती है, सबसे ज़्यादा इरोजन इसमें होता है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ अ रिवर, इट फॉर्म्स striking useful features like I-shaped and V-shaped valleys, waterfall, etc. रिवर ज़मीन को नीचे की तरफ काटना शुरू कर देती है अपने बहाव से, इसी वजह से आई शेप्ड वैलीज या वी शेप्ड वैलीज या वाटरफॉल्स बन जाते हैं। एज द रिवर एंटर्स इनटू द प्लेन्स इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। जब रिवर्स प्लेन में पहुंच जाती हैं, प्लेन्स पर, तो उसे मेच्योर स्टेज कहते हैं। हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेस। इस स्टेज में पानी ज़्यादा हो जाता है और लैंड का स्लोप कम हो जाता है, रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ द रिवर। इसलिए रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मींडर्स। मैच्योर स्टेज में रिवर टेढ़े मेढ़े कर्व्स में फ्लो करती है, जिन्हें मींडर्स भी कहते हैं। Before meeting the sea, the river becomes large and sluggish and gets divided into several distributaries. सी में मिलने से पहले रिवर बहुत बड़ी और धीमी हो जाती है
और कई छोटे छोटे ब्रांचेस में यानी कि ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड स्टेज। अब रिवर अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाती है। द रिवर thus deposits silt, sand and sediments over a large area near its mouth। रिवर अपने माउथ यानी कि जहाँ सी में जाकर मिलती है उसे माउथ कहते हैं, के पास मिट्टी, रेत और सेडिमेंट्स को जमा करने लग जाती है। दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा। जब बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं तो डेल्टा बनता है। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स के बारे में। इट इज बिलीव दैट अ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ सरफेस वाज मच कूलर दैन व्हाट इट इज नाउ। माना जाता है कि लाखों साल पहले, मिलियन साल पहले अर्थ का जो क्लाइमेट था वो आज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा था। The Earth's surface was covered by ice, but later the temperature began to rise gradually। उस समय अर्थ का बड़ा हिस्सा जो था आइस से ही ढका हुआ था, फिर धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ने लगा। द राइज इन टेम्परेचर रिजल्टेड इन द मेल्टिंग ऑफ आइस। टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से आइस पिघलने लगी। द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। अब बहुत बड़े अमाउंट में जो चलती हुई बर्फ जो मेल्ट होती है उसे कहते हैं ग्लेशियर। In India, the glaciers are found on high altitudes of the Himalayas where temperature is below freezing point। इंडिया में ग्लेशियर्स हिमालय की ऊंची जगहों पर मिलते हैं जहां टेम्परेचर फिर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है, कम होता है। लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस ऑल्सो एरोड्स लूज पार्टिकल्स और पार्ट ऑफ रॉक्स। रिवर की तरह ग्लेशियर भी रॉक्स और मिट्टी को घिसकर हटा देते हैं। It takes them along and deposits them behind when it melts। ग्लेशियर उन पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाता है और पिघलने पर उन्हें किसी और जगह जमा कर देता है। Huge masses of ice which cover large area of a continent are called continental glacier। बहुत बड़े आइस के मासेस जो पूरे कॉन्टिनेंट को, बड़े एरिया को कवर करते हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है, उन्हें कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहते हैं। लाइक एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड। Other glaciers which occupy small areas over the mountains are called mountain glaciers। जो ग्लेशियर्स माउंटेन के छोटे एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें माउंटेन ग्लेशियर्स कहते हैं। माउंटेन ग्लेशियर्स लाइक सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ द हिमालयस इन इंडिया। इंडिया में हिमालयस की रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है और एक गंगोत्री ग्लेशियर भी है। ये इन माउंटेन ग्लेशियर के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात कर लेते हैं डू यू नो पार्ट की। द स्नो लाइन इज अ लाइन ऑन द हाई माउंटेन्स अबव विच द स्नो नेवर मेल्ट। स्नो लाइन क्या होती है? स्नो लाइन माउंटेन की वो हाइट होती है जहाँ पर बर्फ कभी भी मेल्ट नहीं होती है। एक और डू यू नो दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। एयर कैन नीदर बी सीन नॉर फेल्ट बट द स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज फेल्ट एंड इट इज कॉल्ड विंड। हवा को हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन जब तेज स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती है तो उसे विंड कहते हैं। अब विंड के बारे में ही पढ़ लेते हैं। विंड इन द रीजन्स वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल एंड मीजर vegetation, the land is exposed to strong winds। जहाँ कम रेनफॉल होती है और प्लांट्स बहुत कम होते हैं वहाँ ज़मीन स्ट्रॉन्ग हवाओं से कांटेक्ट में रहती है। The loose rock particles are easily break down away by the strong wind। और इसी तेज हवा की वजह से ढीले मिट्टी वाले छोटे पत्थर जो होते हैं वो फटाफट इजीली उड़कर टूट जाते हैं और ब्लो भी हो जाते हैं, उड़ भी जाते हैं। Thus the wind is also an agent of gradation। इसीलिए हवा भी ग्रेडेशन का एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है। The action of the wind is most common in the desert regions। विंड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा डेजर्ट एरियाज में देखा जाता है। The strong wind has the capacity to rub and scrape rocks, resulting in strange shaped rocks like mushroom rock। तेज हवा रॉक को घिस देती है और काट देती है, जिसकी वजह से अजीब शेप्स बनने लगती हैं रॉक्स की, जैसे कि मशरूम रॉक। The carried material is then deposited at a new place whenever the speed of wind slows down। जब हवा की स्पीड कम हो जाती है तो हवा जो मिट्टी और पार्टिकल्स लेकर जा रही होती है उन्हें किसी दूसरी जगह पर जमा कर देती है।
दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। इसी डिपोजिशन की वजह से अलग अलग टाइप्स के सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। आपको पिक्चर दी हुई है साइड में सैंड ड्यून्स की। इंडिया में सैंड ड्यून्स राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में मिलते हैं। अगला पार्ट है सी वेव्स। अलोंग द सी शोर सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। समुद्र के किनारे सी वेव्स ग्रेडेशन का सबसे पावरफुल एजेंट होती हैं। द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक द रॉक्स। सी वेव्स लगातार रॉक्स से टकराती रहती हैं और धीरे धीरे उन्हें तोड़ती रहती हैं। समुद्र की लहरें जो होती हैं। सच कंटिन्यूअस इरोजन फॉर्म स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी। इस लगातार इरोजन से समुद्र की तरफ खड़ी और तीखी चट्टानें बनने लगती हैं जिन्हें क्लिफ्स कहते हैं। जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हो, क्लिफ की फोटो दी हुई है। द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस। जो पार्टिकल्स टूटकर अलग होते हैं वो कोस्ट के पास जमा होकर बीचेस बन जाते हैं। Human beings also play a crucial role in changing the face of the land. Humans भी अर्थ की सरफेस को बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Overgrowing population and industrialization has disturbed the natural environment to a large extent. बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है एनवायरनमेंट में। द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्सेट्रा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे क्या क्या आता है, जंगल को काटकर खेती करना, रोड्स बनाना, नए शहर बनाना, नई कॉलोनीज बनाना, ये सब काम होता है जो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम करता है। देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच चेंज द लैंड सरफेस। कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल Human beings need to take care of all resources for maintaining ecological balance. Environment का बैलेंस बनाए रखने के लिए इंसानों को सभी नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू पॉसिबल है, यानी कि रिसोर्सेज को समझदारी से यूज़ करना ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को भी फ़ायदा हो। अब पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इज लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिट्टी धरती के ऊपर वाली ढीली परत होती है। इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। सॉइल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के पार्टिकल्स से मिलके बनती है। द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मरे हुए पौधे और जानवरों के बचे कुचे पार्ट से बनते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज पार्टिकल्स गेट डिकम्पोज एंड चेंज इनटू अ डार्क कलर्ड मटेरियल्स कॉल्ड ह्यूमस। समय के साथ ये पार्टिकल्स सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और डार्क कलर के मटेरियल में बदल जाते हैं, जिसे हमस भी कहते हैं। द हमस प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। ये सॉइल में मौजूद हमस मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, गुड फॉर ग्रोथ बनाते हैं। दिस इज रैपिडली formed in humid areas due to heavy growth of plants and rich animal life. Humid areas में ज़्यादा पौधे और जानवर होने के कारण हमस जल्दी बनता है। However, हमस इज लो इन डेजर्ट सॉइल। लेकिन डेजर्ट की मिट्टी में हमस बहुत कम होता है। द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक्स। तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि चट्टानों से, रॉक से बनते हैं। दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इनमें अलग अलग साइज के टूटे हुए पार्टिकल्स भी होते हैं। द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल, बाय द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड सैंड, सिल्ट एंड क्ले। बड़े साइज के पार्टिकल्स को ग्रेवल कहते हैं एंड छोटे पार्टिकल्स को सैंड, सिल्ट एंड क्ले कहते हैं। A mixture of these particles gives rise to different types of soil as per their proportion. इन पार्टिकल्स के अलग अलग रेशो से अलग टाइप्स की मिट्टी बनती है। दीज आर कॉल्ड सैंडी, लूमी और एंड क्लेई सॉइल। और इनको क्या कहते हैं? सैंडी, लूमी और क्लेई सॉइल। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है? इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल को बनने में।
As mentioned earlier, the weathering process breaks the rocks into small particles. These are then carried away by water, wind, etc. and later get deposited at a new place. जैसे पहले पढ़ा था कि वेदरिंग प्रोसेस जो होता है वो रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स में बांट देता है। फिर ये पार्टिकल्स पानी, हवा वगैरह के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और जमा हो जाते हैं। सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, बट व्हेन द सॉइल इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द weathering of a parent rock and remains present on the same site, it is called residual soil. ऐसी मिट्टी को ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा कि वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं और जा रही है। बट जब मिट्टी के किसी रॉक से टूटती है और वो वहीं पर बन जाती है और वो वहीं रहती है, उसको कहते हैं रेजिडुअल सॉइल, क्योंकि वो वहीं की हो गई। The soil the soil forming process continues over a long span of time. मिट्टी बनने का प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। It starts developing in layers one over the other. Soil धीरे धीरे अलग अलग layers में develop होती है, एक के ऊपर एक। These layers are called horizons. इन layers को soil horizons भी कहते हैं। From bottom to top, the lowest horizon is called bedrock. सबसे नीचे वाली लेयर को bedrock कहते हैं। Then comes the horizon of the weathered rock, and it is followed by the subsoil and topsoil. बेड रॉक के ऊपर वेदर्ड रॉक होती है, जैसे फिर सबसॉइल आती है और सबसे ऊपर जो होती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। ये आपको सॉइल की लेयर्स की पिक्चर भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। द टॉप मोस्ट होरिजन इज रिच इन ह्यूमस। जो सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल होती है इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहीं से ही खेती होना स्टार्ट होती है। अगला आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स। सॉइल इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। मिट्टी को आमतौर पर उसके कलर और उसकी बनावट के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आता है अलुवियल सॉइल। इट इज फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये मिट्टी भारत के बहुत बड़े हिस्सों में पाई जाती है। इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर एंड इज कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। ये मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है। सेडिमेंट्स जो होते हैं, मिट्टी जो होती है नदियों में, उसके द्वारा लाई जाती है और जमा होने के बाद ये नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स पर मिलती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ आवर कंट्री। ये मिट्टी बहुत फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है, और ये हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा खेती इसी पर ही होती है। फिर है ब्लैक सॉइल। इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में मिलती है। दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। इस मिट्टी में पानी को रोक कर रख इस मिट्टी में पानी को रोक कर रखने की क्षमता होती है और गीली होने पर ये चिपचिपी सी हो जाती है। It is largely used for growing cotton and thus is popularly known as cotton soil. इस मिट्टी का यूज कॉटन की खेती करने में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अगला टॉपिक है रेड सॉइल। एज द नेम सजेस्ट, दिस सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसे ये जो है ये रेड कलर की होती है। इसे रेड सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, इसको रेड सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए रेड कलर की होती है। रेड सॉइल इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया एंड सेम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। रेड सॉइल ज़्यादातर आपको पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में मिल जाएगी। इट इज़ हाईली पोरस एंड फाइन ग्रेन एंड डीप। ये मिट्टी बहुत पोरस होती है, यानी कि इसमें हवा और पानी आसानी से जा सकते हैं। इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं और ये गहरी होती है। अगला है लेटेराइट सॉइल। इट इज़ फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेटेराइट सॉइल जो होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू के पहाड़ी ढलानों पर मिलती है। द लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। ये मिट्टी उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस। ये लीचिंग प्रोसेस से बनती है, जिसमें बारिश का पानी न्यूट्रिएंट्स को नीचे ले आता है। अपार्ट फ्रॉम दीज फोर टाइप्स देयर आर डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब इन चारों के अलावा डेजर्ट और माउंटेन सॉइल भी होती है। दे आर फाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। ये अपने अपने रीजन्स में पाई जाती है। जो माउंटेन की सॉइल है वो माउंटेन्स में मिलेगी और डेजर्ट की सॉइल है वो डेजर्ट में मिलेगी।
नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अगर मिट्टी के सबसे ऊपर वाले लेयर को हटा दें, उसे हटा दिया जाए तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सोइल इरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें समझना पड़ेगा कि सोइल इरोजन बहुत खतरा है हमारी, मतलब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। In certain areas, the soil erosion has become a menace which causes decline in the crop yield. कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा समस्या हो गई कि जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही, बिकॉज इसी जगह पर ही तो क्रॉप्स ग्रो होती हैं। यही खत्म कर देंगे तो कहाँ होगी। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, बिसाइड्स मैनी अदर रीजंस। ये गलत ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि पेड़ काटना, जानवरों को ज़्यादा चराना और अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। सॉइल इरोजन नीड्स टू बी चेक्ड थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सही सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स अपनाने चाहिए, सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सेलेक्टिव एग्रीकल्चरल practices like crop rotation, multiple cropping method, development of management of pasture land, जैसे कि पेड़ लगाना, क्रॉप रोटेट करना, मल्टीपल क्रॉपिंग करना एक ही लैंड पर, और पेस्टल लैंड का सही तरह से यूज करना, सही मैनेजमेंट करना। वी नीड मास अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एट लोकल लेवल। हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए और लोकल लेवल पर इन मेथड्स को भी अपनाना चाहिए। So students, with this we have successfully completed our chapter 2, the earth and changes on it। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा। सारा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप कोई प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस चैप्टर मिस कर रहे हैं, मैंने चैप्टर 1 की भी वीडियो डाली है, अगर वो आप मिस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सर्च कर कर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।